हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है होल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में मैंने आपको सब कुछ करवाया है। होल नंबर होते क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हम सारी पढ़ चुके हैं। ओके, तो इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो भी हम काफ़ी सारे सॉल्व कर चुके हैं। काफ़ी सारे इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और काफ़ी हद तक हमने ख़त्म भी कर दी है। ओके, तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसके कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको क्या होगा, इस चैप्टर को करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। ओके, क्वेश्चन क्या क्या है आपके पास? ए पार्ट है 1 + 0, बी पार्ट है आपके पास 0 × 0, ओके, सी पार्ट है आपके पास 0/2 एंड डी पार्ट है आपके पास 10 - 10/2। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इस चीज़ को सोल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़ीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी कि जिसको सोल्व करने पर हमारे पास ज़ीरो जो वैल्यू है वो नहीं आ रही, हमें ये चीज़ बतानी है। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ पूछी गई है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट द ज़ीरो। जो आंसर में ज़ीरो नहीं आता वो चीज़ हमें बतानी है कि कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन हम करें तो 1 + 0, अगर 1 में किसी भी चीज़ को ऐड करा जाए तो क्या होता है, यहाँ 0 में किसी भी चीज़ को ऐड कराएं तो क्या बनेगा? नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1। पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, अब ए पार्ट हो गया हमारा सॉल्व। बी पार्ट क्या है? 0 × 0, 0 × 0 हमारे पास क्या रहता है? 0। सी पार्ट है आपके पास 0/2, 0/2 इज इक्वल टू 0। आई थिंक मैंने आपको ये करवाया होगा। समथिंग अपॉन 0 विच इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दैट मीन्स हमें नहीं पता ये कितनी वैल्यू है, इन्फिनिटी। ओके, देन एक होता है हमारे पास 0/समथिंग, तो 0/समथिंग इज 0। दैट मीन्स हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। ओके, क्लियर है। अगर 0 न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई वैल्यू है तो हम इसको 0 लिखते हैं। 0/समथिंग इज 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। समथिंग अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 0/समथिंग इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नाउ इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं। डी पार्ट क्या है हमारे पास? 10 - 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 - 10 हमारे पास क्या होता है? 0। 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ अगेन 0। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमने बताना था कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। देखो, अगर यहाँ पे देखे जाए तो ये तो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, इसका भी आंसर 0 आ रहा है। देखो, 0 × 0 0 आ रहा है आंसर, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है। 0/2 अगेन 0 आ रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। 10 - 10 0/2 आ रहा है, तो 0 ये भी रिप्रेजेंट करता है 0 को। इसका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा ना, तो ये भी 0 को रिप्रेजेंट करता है। जब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता। 1 की वैल्यू है 1। ओके, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है अदर देन 0, 0 के अलावा कोई वैल्यू है ना, 0 के अलावा हमारे पास यहाँ पे 1 आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली ऐसी टर्म है 1 + 0, ये एक ऐसी टर्म है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करती। और यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि कौन सी इनमें से ऐसी टर्म है जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो हमने ये बता दिया है कि 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट दी 0। ओके, तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे। कितना आंसर लिखेंगे? ये समथिंग अपॉन 0 एंड 0/समथिंग, ये चीज़ें याद रखना। ओके, देखो हम क्या लिखेंगे? 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1 विल नॉट रिप्रेजेंट 0, कि वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है। ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है ये चीज़ आपको? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बड़े ही इजी क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ भी ज़्यादा जो हार्ड एंड फास्ट रूल है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसके 6th क्लास में आपके, तो ये कंसेप्ट आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 whole number is 0, product of 2 whole numbers is 0,
दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है अगर, कैन वी से दैट one or both of them will be zero. Justify with the help of example. तो देखो पूछा क्या गया है हमें, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, सबसे पहले क्या करो, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कहते हैं अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, कैन वी से दैट द वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। कहते हैं क्या इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आंसर जीरो आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, देन उसने पूछा है क्या बोथ, दोनों के दोनों जीरो हो सकते हैं, तो दोनों जीरो होंगे तब भी आंसर यस ही आएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको सिखाती हूँ, देखो ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको। क्या पूछा गया था कि दोनों में से कोई अगर एक जीरो हो तो आंसर जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। क्या दोनों के दोनों जीरो हो तब भी आंसर जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा जीरो। ओके, तो यही चीज़ हमने करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यस we can say that if one of the whole number is zero, then the resultant that means जो आपका आंसर आएगा, okay, then the resultant will be zero. okay, यहाँ हमने क्या लिखा है, वन ऑफ दी होल नंबर, कि दोनों में से अगर एक होल नंबर आपका ज़ीरो होगा तो आपका जो आंसर है वो ज़ीरो आ सकता है। एग्जांपल देखो इसकी, अगर मैं 2 × 0 करूँ तो आंसर मेरे पास ज़ीरो आएगा। देखो दोनों में से एक ही ज़ीरो है ना, ये दोनों होल नंबर है, दोनों में से एक ज़ीरो है तो मेरा पास आंसर ज़ीरो आ रहा है। अगर 8 × 0 करूँ तो दोनों में से एक ज़ीरो है, एक तो होल नंबर है, तब भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर मैं 0 × 5 करूँ तब भी मेरे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, 0 5 0, दोनों में से एक ही ज़ीरो है ना, बट आंसर तो मेरा 5 ज़ीरो ही आ रहा है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट, दूसरा उसने क्या पूछा था कि अगर दोनों के दोनों ही ज़ीरो हों तब भी आपका आंसर ज़ीरो आएगा। देन यस इफ बोथ दी होल नंबर्स या बोथ ऑफ देम will zero, the resultant will be zero, तो उसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल इसकी 0 × 0 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ये चीज़। यही हमें पूछा गया था कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़ीरो आती है तो आपका आंसर जो है ये रिजल्टेंट होता है। देखो रिजल्टेंट हमारा ज़ीरो आ रहा है, दोनों में से एक वैल्यू ज़ीरो है तो रिजल्टेंट ज़ीरो है, दोनों में से एक वैल्यू ज़ीरो है तो रिजल्टेंट ज़ीरो है। नेक्स्ट क्या पूछा था कि अगर दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाएं तब भी हमारा रिजल्टेंट ज़ीरो आएगा, तो हमने इसका आंसर क्या लिखा है, येस। क्लियर है ये चीज़, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो सब कुछ क्वेश्चन में ही हमें गिवन था ना, तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपने स्टेटमेंट उसकी बनानी है और उसका आंसर निकालना है। क्लियर है ये चीज़, ये सारा क्वेश्चन में ही गिवन होता है, बस आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको पढ़ के समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहला जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, if the product of two whole numbers is 1, दो होल नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है हमारे पास, 1। if the product of two whole numbers is 1, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। देन पूछा गया है can we say that one or both of them will be 1।
विल बी 1, जस्टिफाई विद द एग्जाम्पल। ओके, तो हमने इसको जस्टिफाई भी करना। तो देखो अब पूछा क्या गया है आपसे, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, यहाँ पे भी कोई होल नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई होल नंबर होगा। अगर दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। अगर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दो होल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई जब करा जाता है, तो अगर हमारे पास आंसर जो है, रिजल्टेंट जो है वो 1 आता है, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। देखो इनमें से अगर मैं एक को 1 रखूँगी, एक को कोई भी नंबर ले लिया, लेट्स सपोज 5 लिया, तो इसका आंसर 1 तो नहीं आएगा ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो दैट मीन्स अगर दोनों में से कोई एक 1 लेती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, नो ही आएगा ना, क्योंकि अगर मैं दोनों में से एक को 1 लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही आंसर आएगा। मैंने आपको करवाया है कि 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन कराते हो तो वही नंबर आंसर में आता है। अगर 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। ओके, तो 1 के साथ अगर एक, दोनों में से एक ही नंबर हम 1 लेते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा। क्लियर है। अगर मैं दोनों के दोनों, आगे क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम विल बी 0, तो अगर मैं दोनों के दोनों 1 ले लूँ तो मेरे पास 1 आएगा। ये चीज़ क्लैरिटी है, इसके लिए हम यस लिखेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो इसको लिखना कैसे है वो भी देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अगर मैं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराऊँ तो आंसर उसका 1 आना चाहिए। तो इस क्या ये पॉसिबल है कि या तो दोनों में से एक 1 हो या दोनों में से दोनों ही 1 हो। तो क्या लिखेंगे, नो 1 ऑफ देम नो if one of them will be 1, then the resultant will not be 1। ओके, तो रिजल्टेंट 1 नहीं आएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरे पास 5 आता है, 1 नहीं आता। अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो मेरे पास 7 आता है, 1 नहीं आता। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, नो, कि अगर दोनों में से किसी एक को 1 लिया जाए तो हमारा आंसर जो है वो 1 नहीं आता। क्लियर है। अब दूसरे के लिए लिखेंगे, येस इफ बोथ ऑफ देम विल बी 1 देन द रिजल्टेंट इज 1। अगर दोनों में से दोनों ही 1 है दोनों के, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 1। देन दी रिजल्टेंट विल बी 1। एग्जाम्पल, ये देखो, अगर दोनों ही 1 लिए जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। तो ये चीज़ आपने ऐसे लिखनी है कि अगर दोनों में से किसी एक को 1 लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 1 नहीं आएगा, जो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे वो नंबर आएगा। और अगर दोनों के दोनों ही हम 1 लेते हैं तब हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 1 आएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट करते हैं इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 6th क्लास के, कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को ये चीज़ इजी लगनी शुरू हो जाएगी। ओके, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मैथ्स है तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 728 इंटू 101। देखो 728 है और 101 है। प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगानी है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। ओके, देखो यहाँ पर है हमारे पास 728, ये हमारे पास क्या है 101। तो इसको मैं अगर 100 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ। कैसे लिखूँगी इसको, 100 + 1। तो 100 + 1 दैट मीन्स 101। तो मैंने 101 को क्या लिख लिया है, 100 + 1। क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, पहले ये 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, देन 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जब 728 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले। क्लियर है ये चीज़। आगे कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब हमारा 728 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो 728 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया। क्लियर है ये चीज़। ये आया हमारे पास 1 2 3 4 72,800। ओके, तो जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 728। दोनों को अब ऐड कीजिए, कितना आता है हमारे पास, 8
2, 7 और 8 15, 1 कैरी, 2 + 1 is 3, तो ये आ गया हमारे पास 73,528। क्लियर है ये चीज़, ये आंसर आ गया हमारे पास। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या, अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो हमारा मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता। यहाँ पर देखो हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी इजी हो गई है। 100 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना इजी है। क्या कर दो, वही टर्म लिख के आगे 2 zeros लगा दो। क्लियर है। 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। दोनों को आगे एडिशन करवाना था, एडिशन हो गया। अगर आपको ये एडिशन जैसे मैं करती हूँ ये समझ में नहीं आती तो आप साइड पे क्या कर सकते हो, रफ लाइन लगा के, कितना था आपके पास 72800 डिवाइड और प्लस करना था उसको 728, तो आप ऐसे प्लस कर सकते हो इसको। ठीक है, 8 + 0 विच इज़ इक्वल टू 8, 2 + 0 विच इज़ इक्वल टू 2, 8 + 7 विच इज़ इक्वल टू 15, 1 कैरी, 2 + 1 is 3। तो देखो आंसर सेम आया है। ओके, आप इस तरह साइड पे लाइन लगा के रफ वर्क कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम ही निकलेगा, गलत नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमने कहाँ करी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका सेकेंड क्वेश्चन है 5437 मल्टीप्लाई 1001। ओके, देखो फिर उसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमारे पास 101 था, अब हमारे पास 1001 आया है। तो 1001 को कैसे हम चेंज करेंगे, देखो 5437 मल्टीप्लाई 1000 तो क्या आएगा 1000 + 1, 1001 था ना हमारे पास, तो हमने क्या लिख दिया इसको 1000 + 1। तो जब इसको ऐड करेंगे यही चीज़ बनेगी, तो हमने क्या कर दिया इसको उल्टा करके लिख लिया है। क्लियर है ये चीज़। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो अब फिर से ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले 100 के साथ फिर 1 के साथ। ओके, तो 5437 को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई कराया, 1000 के साथ, देन प्लस, बीच में प्लस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लस लगाया है। देन 5437 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, 1 के साथ, देन इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली आगे हम 3 zeros लगा देंगे। क्लियर है। और यहाँ पे प्लस कराएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर ही आएगा 5437। अब दोनों की एडिशन बचती है, दोनों की एडिशन कराएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 734, 7 + 5 is 12, 2, 1 कैरी, 3 + 1 is 4, 4 and 5। क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। हमारे पास 1001 था, 1001 को हमने क्या किया, 1000 + 1 लिख लिया। तो ऐसे लिखने पर हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इजी हो जाती है। और अपनी मल्टीप्लिकेशन को इजी करने के लिए ही हमने ये प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये यूज़ की है। तो जब इसको 100,000 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास डायरेक्टली आगे हमने जीरोस लगा दिए, मल्टीप्लिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराया तो सेम नंबर ही आता है। देन दोनों को हमने ऐड करा दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है ये चीज़। आई होप आप लोग सब लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से आप इसको अब कर सकते हो। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आता है। मैं आपको हर बार ये बताती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स की करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। तो डू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और एक बात और, आप लोगों को जो टेबल है वो 20 तक आने ही चाहिए। तो 20 तक टेबल्स को लर्न कर लीजिए। अगर आपको लर्न नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, लिख कर देखिए ताकि आपको लर्न हो जाए और आपकी जो कोई भी कन्फ्यूजन है वो रहे ना। क्लियर है ये चीज़। जैसे आपको अगर 20 तक टेबल लर्न हो जाते हैं तो आपकी आधी कैलकुलेशन जो है वो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ओके, तो ये मस्ट है कि आप लोगों को 20 तक टेबल जो है वो आनी चाहिए। ओके, अगर आपको वीडियोस में कोई किसी तरह का डाउट लगता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपका वो डाउट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा सकूँ। ओके, क्लियर है ये चीज़। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।